हेलो फ्रेंड्स, ये एमएस एक्सेल का एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपका वीवीआई क्वेश्चंस है। इससे पहले वाले वीडियो में आपने 100 एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं देखे एक्सेल से, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, कंप्यूटर फंडामेंटल, वो सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ये आपका एमएस एक्सेल का 60 एमसीक्यू क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। उस पीडीएफ में आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और उस पीडीएफ का पासवर्ड आपको इसी वीडियो में एक एक लेटर पे स्क्रीन पर आएगा, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए, वरना पासवर्ड आपको नहीं मिल पाएगा। चलते हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1। एमएस एक्सेल के अंदर 10 स्टूडेंट को रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 स्टूडेंट का औसत ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो औसत जब भी आपको 10 हो, 20 हो या 25, 30 जो भी, या 5, जब भी इतने स्टूडेंट का कहे औसत ज्ञात करना है, किस फार्मूला का यूज किया जाता है। तो औसत ज्ञात करने के लिए आप लोग एवरेज के फार्मूला का यूज इस्तेमाल करते हैं। कौन सा फार्मूला? एवरेज का फार्मूला का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका ए हो जाएगा। औसत ज्ञात करने के लिए हम लोग एवरेज फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। किसी फार्मूला में A5 सेल एड्रेस निम्न में से किस प्रकार के संदर्भ यानी रिफरेंसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है A5 जो है, A5 सेल एड्रेस निम्न में से किस प्रकार के रिफरेंसिंग है। तो आपको बता देना चाहते हैं कि एक्सेल में सेल रेफरेंस 3 टाइप के होते हैं। रिलेटिव सेल रेफरेंस होते हैं, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होते हैं और मिक्स सेल रेफरेंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पूछ रहा है A5 कौन सा सेल रेफरेंस है। तो आपको बता देना चाहते हैं A5 जो सेल रेफरेंस है आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस है। अब कैसे पता चलेगा कि ये रिलेटिव सेल रेफरेंस है कि मिक्स सेल रेफरेंस है कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। आपको बता देना चाहते हैं कि इससे पहले वाला आपने 100 क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे एक्सेल का, तो वो वीडियो देख लीजिए, उसमें पूरा प्रॉपर तरीके से बताया गया है। फिर भी आपको इसमें थोड़ा सा बता देते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक नोट में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर देखिए एक्सेल में सेल रेफरेंस जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और मिक्स सेल रेफरेंस होते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव सेल रेफरेंस में क्या होता है, रो और कॉलम फिक्स नहीं होता है। रो और कॉलम फिक्स नहीं होता है, इसको जहां भी कॉपी पेस्ट करेंगे इसका वैल्यू बदलते रहेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। तो जिसका रो और कॉलम फिक्स नहीं होगा वो आपका कौन सा सेल रेफरेंस होगा, रिलेटिव सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस किसके कहते हैं, तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में आपका रो और कॉलम फिक्स होता है। ठीक है, तो जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये बी क्या आपका कॉलम है और 3 क्या आपका रो है। तो बी को डॉलर से क्या किया गया, लॉक किया गया है, यहाँ पर 3 को भी लॉक किया गया है। तो जब भी कॉलम और रो लॉक हो तो समझ जाइएगा वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। ठीक है, और मिक्स सेल रेफरेंस में क्या होता है, कोई मिक्स सेल रेफरेंस में या तो आपका कॉलम लॉक होगा या तो रो लॉक होगा। देख सकते हैं यहाँ पर बी क्या है, कॉलम है जो आपको लॉक किया गया है यानी फिक्स किया गया है, और 3 क्या आपका रो है जो आपको फिक्स नहीं है। उसी तरह दूसरे सेल का देखिए, इसमें क्या किया गया है, कॉलम को फिक्स नहीं किया गया और इसमें रो को क्या किया गया है, फिक्स किया गया है। तो मिक्स सेल रेफरेंस में क्या होता है, या तो रो फिक्स हो सकता है या तो कॉलम फिक्स हो सकता है। तो इस तरह से आपको दे तो इसको मिक्स सेल रेफरेंस कहते हैं, और आपका B3 इस टाइप से दे तो आपको रिलेटिव सेल रेफरेंस कहते हैं, और इस तरह से आपको दिया जाए कॉलम और रो फिक्स होता है तो इसको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखते हैं किस टाइप से दिया हुआ है, A5। तो देख सकते हैं A5 जो है यहाँ पे ना कॉलम फिक्स है ना रो फिक्स है, तो ये किस टाइप से सेल रेफरेंस होगा, तो आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। एमएस एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाने से पहले अनिवार्य होता है। तो देखिए, कोई भी फार्मूला लगाने से पहले हम लोग इक्वल टू का उपयोग करते हैं, बिना इक्वल टू लगाए फार्मूला काम नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। इनमें से कौन सही फार्मूला है। तो इनमें से आपका कौन सा सही फार्मूला है, तो देखिए आपका ए नंबर हो जाएगा। इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन A1 कॉलम B1 ब्रैकेट क्लोज। ये क्या हो गया आपका आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको चेक करना है, यहाँ पर इक्वल टू सम लगा के A1 से लेके B1 तक को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर रिजल्ट क्या आता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सेल को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। A1 से लेके B1 को सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, एक्सेल को यहाँ से ओपन कर लिए, जैसे मैं स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक्सेल को हमने ओपन कर लिए, और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे आप एक फार्मूला लगाते हैं। कौन फार्मूला, इक्वल टू सम। उसका क्या बोल रहा है, A1 से, यानी A1 कौन है आपको यहाँ पर देख रहे हैं, A1 यानी कलम है, और यहाँ A1 से लेके
क्या बोल रहा है, A1 से लेके D1। देख लेते एक बार से क्वेश्चन, A1 से लेके B1 पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्सेल में A1 से लेके B1 तक को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके और इंटर मारते हैं। तो इसका रिजल्ट देखिए क्या आ रहा है। तो इसका रिजल्ट आपको फार्मूला बार में शो कर रहा है, इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन और बीच में क्या है, कॉलम वाला निशान है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका A नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। MS एक्सेल में बड़ी वैल्यू को पता करने के लिए कौन सी फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, किया जाता है। तो बड़ी वैल्यू को पता लगाने के लिए हम लोग मैक्स का फार्मूला यूज करते हैं, इक्वल टू मैक्स, ठीक है। जब भी मान लीजिए कि यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लेते हैं और कुछ वैल्यू यहाँ पर टाइप करते हैं, जैसे 45, 65 और 52 डाल दिए और सबसे बड़ी वैल्यू डाल देते हैं 1000। अब इसमें से कैसे पता चलेगा कि बड़ा वैल्यू कौन है, तो क्या फार्मूला बताए, इक्वल टू मैक्स का फार्मूला। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू मैक्स टाइप करेंगे और ये पूरे वैल्यू को क्या करना, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और जैसे सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पर रिजल्ट देख रहे हैं, सबसे बड़ी वैल्यू क्या बता रहा है, 1000। तो कौन सा फार्मूला यूज किए है, इक्वल टू मैक्स का फार्मूला हम लोग इस्तेमाल किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका B नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश हमेशा बराबर चिन्ह से शुरू होता है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो बराबर चिन्ह होता है फार्मूला से ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो होगा फार्मूला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। ऑटो सम का फार्मूला बताए। तो ऑटो सम का जो फार्मूला होता है अल्ट के साथ इक्वल टू, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका A हो जाएगा। और अल्ट के साथ इक्वल टू दबाएंगे तो आपका सम फार्मूला का काम करेगा। देखना है तो यहाँ से क्या करते हैं, एक्सेल को ओपन कर लेते हैं और मान लीजिए पूरे वैल्यू को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम नीचे क्या बताएं, आप क्या करना, ये अल्ट के साथ इक्वल टू दबाएंगे। जैसे अल्ट के साथ इक्वल टू दबा रहे हैं तो देखिए पूरे वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया और जैसे ही प्रेस कर रहे हैं इंटर तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके यानी जोड़ के रिजल्ट दे दिया। तो आप देख क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। MS एक्सेल में चुनी हुई सेलों में फिल्टर को सुचारू करने हेतु किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग किया जाता है। देखिए बोल रहा है कि आप फिल्टर लगाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए फिल्टर लगाने के लिए हम लोग Ctrl+Shift+L बटन दबाएंगे तो आपके सेल में क्या होगा, फिल्टर लग जाएगा। तो देखना है तो यहाँ से क्या करते हैं, एक्सेल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से क्या करेंगे, सेल को सिलेक्ट कर लिए और हम जैसे ही क्या दबाएंगे Ctrl+Shift+L बटन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिल्टर का निशान यहाँ आ गया, देख रहे हैं। तो आप Ctrl+Alt बटन दबा के क्या कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। MS एक्सेल के अंदर करेंट डेट इंसर्ट करने के लिए कौन से फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ बोल रहा है करेंट डेट, ठीक है। तो करेंट डेट निकालने के लिए हम लोग इक्वल टू टुडे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका D हो जाएगा। टुडे फार्मूला का इस्तेमाल करके करेंट डेट निकाल सकते हैं, लेकिन इक्वल टू नाउ जो होता है इसमें टाइम और डेट दोनों निकालता है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पर करेंट डेट पूछ रहा है, तो टाइम नहीं पूछा। अगर टाइम भी पूछता तो आपका इक्वल टू नाउ होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डेट पूछ रहा है, डेट। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, टुडे हो जाएगा। देखना है तो एक्सेल को क्या करते हैं, यहाँ से ओपन कर लेते हैं और जैसे ही यहाँ पर इक्वल टू टुडे टाइप करते हैं, TODY, टुडे टाइप करने के बाद यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं तो देख सकते हैं करेंट डेट आपका निकल के आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका हो जाएगा D। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। MS एक्सेल 2010 में एक रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। तो एक रो की अधिकतम ऊंचाई 409 पॉइंट्स होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका C हो जाएगा। अगर आपको रो की अधिकतम ऊंचाई देखनी है तो सबसे पहले एक्सेल को क्या करना है, यहाँ से ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर जाएंगे फॉर्मेट में और रो की हाइट यानी रो की ऊंचाई बोल लिए, यहाँ पर रो की हाइट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट डाल के देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कम से कम आप 0 डाल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 409 तक आप हाइट को ऊंचाई कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 के आंसर हो जाएगा 409 पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। MS एक्सेल 2016 में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है। तो देखिए बोल रहा है कि एक यहाँ पर बोला जा रहा है कि दाईं ओर की सक्रिय सेल में साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। जैसे बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है,
कि आप देखिए यहाँ पर एक्सेल में यहाँ पर लिखा हुआ है और यही डेटा को चाह रहा है कि बाईं ओर फिल हो जाए। तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल आर होता है। जैसे कंट्रोल आर दबाएंगे तो उसके दाईं ओर क्या हो जाएगा? डेटा फिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 का आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस आर बटन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। MS एक्सेल 2016 में सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए निम्नलिखित में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो स्ट्राइक थ्रू करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस 5 बटन दबाएंगे तो आपका वर्ड के बीच में, यानी वर्ड के बीच में आपका पेट कटा हुआ निशान आ जाएगा, उसी को कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। चेक करना है तो यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लेते हैं और जैसे ही यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल के साथ 5 बटन दबाएंगे तो बीच में एक निशान देख रहे हैं, आप देख रहे हैं? एक मिनट जूम कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देखिए बीच में एक निशान देख रहे हैं, पेट कटा हुआ आ गया, इसी को कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस 5 बटन। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। कंट्रोल के साथ 5 बटन दबाएंगे तो आपका स्ट्राइक थ्रू का शॉर्टकट की स्ट्राइक थ्रू अप्लाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। MS एक्सेल 2016 में शीघ्रता से एक नई ब्लैंक वर्कबुक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो देखिए नई ब्लैंक वर्कबुक बोला जा रहा है तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल N बटन दबाएंगे तो नई ब्लैंक वर्कबुक आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। MS एक्सेल 2016 वर्कबुक में पहली सीट का डिफॉल्ट नेम क्या होता है? तो देखिए पहली सीट का डिफॉल्ट नेम आपका सीट 1 होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका डी हो जाएगा, सीट 1 नाम लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। MS एक्सेल वर्कशीट में फार्मूला बार को हाइड और सम्मिलित करने के लिए ऑपरेशन के किस अनुक्रम का उपयोग किया जाता है? यानी बोल रहा है फार्मूला बार को हाइड और सम्मिलित करने के लिए क्या कौन से ऑप्शन का हम लोग उपयोग करते हैं? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, व्यू में चलते, कहाँ जाते? व्यू में जाके शो और हाइड ग्रुप में जाएंगे और वहाँ पर फार्मूला बार लिखा हुआ होगा, वहाँ पर टिक लगा के और शो कर सकते हैं, अनटिक करके हाइड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। तो देखना है तो यहाँ से क्या करते हैं, एक्सेल को ओपन कर लेंगे और जैसे हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो आपका फार्मूला बार पूछ रहा है। तो फार्मूला बार कौन है? आपका ये है, ठीक है। तो कहाँ बोले? व्यू में जाके शो और हाइड में जाएंगे। यहाँ पर देखिए शो और हाइड लिखा हुआ है और ऊपर फार्मूला बार लिखा हुआ है। जैसे इस पर अनटिक करेंगे तो आपका फार्मूला बार देखिए यहाँ पर क्या हो गया, हाइड हो गया, और इस पर लगाएंगे तो शो करेगा। तो वही बोल रहा है, तो हम क्या आंसर दिए इसका? व्यू में जाके शो और हाइड और फार्मूला बार पर क्लिक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। MS एक्सेल 2016 में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के फॉन्ट टैब में निम्न में से कौन सा अंडरलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं होता है? तो देखिए फॉन्ट में बोल रहा है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में कौन सा अंडरलाइन उपलब्ध नहीं होता है? तो देखिए ट्रिपल अंडरलाइन नहीं होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ट्रिपल अंडरलाइन आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में नहीं होता, लेकिन आपका सिंगल होता है, डबल होता है, ये भी होता है, लेकिन आपका ट्रिपल अंडरलाइन नहीं होता है। चेक करना तो एक्सेल को यहाँ से ओपन कर लेते हैं और होम में जाके, फॉन्ट कहाँ होता है? होम में होता है, और फॉन्ट में जाके आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अंडरलाइन में। तो देखिए अंडरलाइन है, डबल अंडरलाइन है, लेकिन ट्रिपल अंडरलाइन नहीं है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कौन से ऑप्शन नहीं है? तो ट्रिपल अंडरलाइन आपको नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। निम्नलिखित MS एक्सेल 2016 सूत्र का मान क्या होगा? तो देखिए MS एक्सेल 2016 में ये सूत्र दिया गया है, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा? इक्वल टू एवरेज और 7 4 8 5 6, इसका मान क्या होगा? तो इसका मान आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। चेक करना है तो इसको क्या करते हैं, हम एक्सेल में टाइप करते हैं। जैसे इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद एक्सेल में खोलते हैं, एक्सेल को ओपन किए और यहाँ पर पेस्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू एवरेज का, ठीक है। इक्वल टू जैसे ही एवरेज लगाए तो पहला वैल्यू क्या दिख रहा है आपको? 7 है। यहाँ पर 7 टाइप किए, कॉमा लगाए, कॉमा लगाने के बाद दूसरा वैल्यू क्या है आपका? 4 है। 4 टाइप किए, कॉमा लगाए, उसका 8 टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे, 5 टाइप किए, कॉमा लगाए, 6, और जैसे इंटर प्रेस किए तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है आपका? 6 आंसर आ रहा है। तो आपको क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका ए हो जाएगा, 6 नंबर। इक्वल टू एवरेज, ये फार्मूला का आप मान आप यूज करेंगे तो आपका रिजल्ट ये मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में
रो की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो रो की अधिकतम संख्या पूछ रही है, यानी कितने रो होती है। तो 10,48,576 आपको रो मिलेगी, ठीक है, 10,48,576। तो क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। 10,48,576 क्या अधिकतम रो मिलेगी। चेक करना तो यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लेते हैं और देखिए जैसे ही एक्सेल को ओपन कर लिए तो हम 1 नंबर में है ना। हमको सबसे नीचे जाना है तो उसके लिए कंट्रोल के साथ एरो के डाउन बटन दबाएंगे। एरो की के डाउन बटन जैसे ही दबाएंगे तो सबसे नीचे आ गए। अब देखिए 10,48,576 के बाद एक भी रो नहीं दिख रहा है, तो इसका सब अधिकतम वैल्यू, अधिकतम रो क्या है, 10,48,576। तो क्वेश्चन नंबर 19 के आंसर आप क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। MS एक्सेल के अंडर A1, B1, C1, D1 ये सब क्या है, तो ये आपका सेल एड्रेस है। क्या है, ये आपका सेल एड्रेस है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका बी हो जाएगा। इस तरह से अगर वैल्यू दिया रहा है तो आप समझ जाइए क्या होता है, सेल एड्रेस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वर्तमान रो पर पहले कॉलम में एक सक्रिय सेल को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए बोल रहा है कि कहीं और भी हमको पहला सेल पर जाना है, वहाँ पर स्थानांतरित करना है, वहाँ पर रुकना है, तो उसके लिए कौन सा की का यूज करेंगे। तो ये आप क्या करेंगे, जैसे कंट्रोल के साथ आप होम कीज दबाएंगे तो आप पहले सेल पर जाके वहाँ पर क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। चेक करना तो यहाँ से एक्सेल को क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं और जैसे ही एक्सेल को ओपन किए कंट्रोल के साथ पहले ऊपर चला जाते हैं सबसे फर्स्ट रो में। तो कंट्रोल के साथ अपने कीबोर्ड में अप एरो दबाएंगे, ठीक है, और यहाँ साइड में हमने क्लिक कर लिए। बोल रहा है कि कहीं और है, हमको फर्स्ट सेल में जाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ होम बटन दबाएंगे तो आप देखिए फर्स्ट सेल यानी फर्स्ट सेल फर्स्ट कॉलम के सेल में जाके क्या हो गए, स्थानांतरित हो गए, यानी रुक गए जाके वहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 20 के आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में वेट फंक्शन नहीं होता है, तो MS एक्सेल में वेट फंक्शन आपका ये नहीं होता है, सी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 21 के आंसर आपका सी हो जाएगा। आपका सम का फॉर्मूला होता है, काउंट का भी फॉर्मूला होता है, काउंट ए का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, लेकिन ये सब ट्रैक का फॉर्मूला नहीं होता है। तो ये इसी में पूछ रहा है कि वेट फंक्शन नहीं है, तो आपका ये वेट फंक्शन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 21 के आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। यदि MS एक्सेल 365 में A1 से A8 तक के कंटेंट डेटा 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, तो काउंट है, तो फार्मूला काउंट A1 से लेके A8 तक का आउटपुट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है काउंट। अब सबसे पहले बात सुनिए मेरी, क्या बोल रहे हैं, काउंट ए का काम क्या होता है, काउंट ए का काम होता है नंबर और टैक्स, ये दोनों का काम, दोनों को काउंट करता है। लेकिन काउंट क्या करता है, काउंट जो करता है सिर्फ ओनली नंबर को काउंट करता है, लेकिन काउंटा क्या करता है, नंबर और टैक्स दोनों को काउंट करता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि A1 से लेके A8 तक का आउटपुट क्या होगा, जिसमें इसका मान ये दिया गया इसका, ठीक है। तो एक क्या करते हैं, इसको सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से जाके, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक करके कॉपी किए और एक्सेल में जाके यहाँ से क्या करेंगे, इसको साइड में रख देते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर दिए, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, आपको क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है A1 से लेके A8 तक, ठीक है, यानी A1 से लेके A8 तक का फॉर्मूला है। तो हम यहाँ से एक्सेल में पहले क्या करते हैं, टाइप कर लेते हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है, 1 मिनट 4 5 6, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर साइड में क्या बोल रहा है, इक्वल टू काउंट ए का फॉर्मूला बोल रहा है, ठीक है, जिसे काउंटा भी पढ़ सकते हैं, काउंट ए भी बोल सकते हैं। और यहाँ बोल रहा है कि A1 से लेके A8 तक सिलेक्ट करने पर इसका रिजल्ट क्या आएगा। अब जैसे A1 से लेके A8 तक सिलेक्ट कर लिए, लेकिन बीच में देख सकते हैं 2 को सेल क्या है, ब्लैंक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 आंसर आएगा, देख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है आपका, देख सकते हैं यहाँ पर क्या आया, 6 आया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका क्या आ रहा है आउटपुट, काउंट ए, जो आप यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आ गया, 6 नंबर आ गया। तो आपका आंसर क्या होगा, इसका 6 नंबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका क्या होगा, डी नंबर यानी 6। एक मिनट से चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। एक्सेल में डिफॉल्ट पृष्ठ ओरिएंटेशन होता है ओरिएंटेशन है, तो एक्सेल का जो डिफॉल्ट पृष्ठ जो होता है, तो डिफॉल्ट पेज जो होता है आपका पोर्ट्रेट में मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपका सी होगा, पोर्ट्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है।
यानी घातक चेन सेल पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर सेल एड्रेस के बारे में पूछ रहा है, तो हर सेल का एड्रेस जो होता है नेम बॉक्स पर प्रदर्शित होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपका हो जाएगा नेम बॉक्स, यानी जो आपको घातक सेल होता है उसका एड्रेस पूछ रहा है कहाँ पर प्रदर्शित करता है, तो नेम बॉक्स में देखना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर से एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल को जैसे ही ओपन किए और किसी भी सेल पर क्लिक कर रहे हैं तो इसका एड्रेस देखिए यहाँ पर कहाँ पर शो कर रहा है, तो नेम बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 24 का आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। MS वर्ड 2016 में जूम विकल्प निम्न में से दिखाई देता है, तो जूम विकल्प कहाँ पर दिखाई देता है, तो आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा स्टेटस बार में दिखाई देता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपका सी हो जाएगा। जूम लेवल जो ऑप्शन होता है, विकल्प जो होता है स्टेटस बार पर दिखता है। चेक करना है तो देखिए यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर ये होता है आपका जूम लेवल, देख रहे हैं आप। यहाँ से स्क्रीन को अपने पेज को जूम आउट और जूम इन यहाँ से आप कर सकते हैं, तो ये आपका स्टेटस बार में शो करता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 के आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। सेल A1 में एक फार्मूला इक्वल टू B2 + 4 दिया गया है, ठीक है। यदि सेल A1 को कॉपी करके D4 में पेस्ट किया जाए तो D4 का रिजल्ट क्या आएगा, यानी फार्मूला क्या होगा। तो D4 का फार्मूला क्या होगा, जैसे ये कह रहा है कि A1 में आपने B2 + 4 इसका रिजल्ट इसका ये दिया गया है, ठीक है। और ये A1 में जो फार्मूला लगा हुआ है उसी को कॉपी करके D4 में पेस्ट कर देंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, यानी उसका फार्मूला क्या होगा। तो इसका फार्मूला जो होगा आपका ए नंबर होगा A5 + 4 A5 बोल रहे E5 + इक्वल टू E5 + 4। चेक करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए A1 में पहले ये फार्मूला लगाएंगे, A1 सेल में B2 + 4 लगाएंगे। चलते एक्सेल को यहाँ से ओपन किए, A1 फार्मूला को ना यहाँ पर क्या किए, इक्वल टू यहाँ से B2 को सिलेक्ट, B2 कौन है आपका, ये B2 है, B2 + 4। अब जैसे टाइप करके इंटर मारेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इसका रिजल्ट ये दिया हुआ है ना। तो अब बोल रहा है इसी फार्मूला को, यानी A1 में जो फार्मूला लगा है ना, इसी फार्मूला को कॉपी करके आप क्या चीज़ में पेस्ट करने के लिए बोल रहा है, तो D4 में पेस्ट करना है, ठीक है। तो चलते हैं हम उस फार्मूला को क्या किए, इसमें जो लगा है A1 में इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी कर लिए और D4 कौन है, तो D4 आपका ये D है और ये आपका 4 है, इसमें पेस्ट करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा देखते हैं। तो इसका रिजल्ट आपको यहाँ पर फार्मूला बार में शो कर रहा है, तो देख सकते हैं क्या आ रहा है, इक्वल टू E5 + 4। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर E5 + 4। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। एक ही सेल में कई लाइनों बनाने के लिए किस कीज का उपयोग किया जाता है, यानी बोल रहा है कि एक के सेल में कई लाइन बनाने के लिए किस की का यूज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्ट इंटर यूज करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आपका बी हो जाएगा। अल्ट के साथ इंटर मारेंगे तो कई लाइन बनते जाएगा एक सेल में। चेक करना है तो यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लेते हैं और देख लीजिए यहाँ से हम ये सेल है, ठीक, ये सेल में हम कुछ लिखते हैं, लिख लिए, हमको कई लाइन बनाना। तो क्या बताया, अल्ट दबा के इंटर मारेंगे तो देखिए अगला लाइन आ गया, फिर अल्ट दबा के इंटर मार रहे तो अगला लाइन आ गया, फिर अल्ट दबा के इंटर मार रहे तो अगला लाइन आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, अल्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो कई लाइन आपका बनते जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 27 के आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। निम्नलिखित MS एक्सेल 2016 फार्मूला का परिणाम क्या होगा, यानी इसका परिणाम क्या होगा। तो इसका परिणाम जो होगा आपका 1 नंबर आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 के आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल 2016 में वर्तमान दिनांक और समय दिखाता है, वर्तमान दिनांक और समय दिखाता है। देखिए इसमें दिनांक भी बताया और समय, तो इसका जो होता है इक्वल टू नाउ का फॉर्मूला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आपका ए हो जाएगा। इक्वल टू नाउ लगा के इंटर मारेंगे तो आपका वर्तमान डेट भी आएगा और टाइम भी आएगा। चेक करना है तो यहाँ से क्या करते हैं, एक्सेल को ओपन कर लिए और यहाँ पर जैसे ही क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर टाइप कर रहे हैं इक्वल टू नाउ टाइप करने के बाद ब्रैकेट बंद क्लोज करके जैसे ही इंटर मार रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डेट और टाइम दोनों आ रहा है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा था, आपका डेट और टाइम निकालने दिखता है, ठीक है। कौन सा फंक्शन का यूज करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आपका ए हो जाएगा नाउ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। G2 से M12 की सेल रेंज के लिए सेल संदर्भ है। तो देखिए G2 कॉलम
M12 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका देखते हैं सी नंबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर चेक करना है तो एक्सेल में चले जाइए, G2 से लेके M12 तक आप सेल को सिलेक्ट कीजिए और वहां पर फार्मूला बार में देखिए उसका रेंज क्या आता है। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो G2 से M12 यहाँ क्या करते हैं, एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल को जैसे ही ओपन किए यहाँ से नया वर्कबुक खोल लेते हैं। तो हमको क्या बोला, G2 से M2। G2 कौन है आपका, ये G2 है। आप चेक करना है तो आप देख लीजिए, जूम कर देते हैं। यहाँ पर 2 देख रहे हैं और यहाँ पर कॉलम में G देख रहे हैं, G2 से M2। तो यहाँ से क्या करते हैं, G2 पर क्लिक करेंगे हम, G2 यहाँ G2 पर क्लिक कर लिए और G2 के बाद M में जाएंगे और नीचे की ओर 12 में जाएंगे। 12 में तो आप देखिए G2 से लेके M12 तक सिलेक्ट कर लिए। जैसे सिलेक्ट करके छोड़ेंगे तो पहले इक्वल टू लगाना होगा, पहले इक्वल टू लगाइए और उसके बाद G2 पर क्लिक कीजिए। G2 के बाद क्या कीजिए, M पर जाइए और नीचे की ओर जाएंगे M12 पर। ठीक है, एक और जाइए और जैसे ही जाने को इंटर प्रेस करेंगे तो आप इस वैल्यू पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इक्वल टू G2 कॉलम M12। तो आपका कौन क्या आंसर बता है, G2 कॉलम M12। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी इस तरह से, ये सेमी कॉलम वाला नहीं होगा, इस तरह से आपको दिया जाए तो ये इसका मान नहीं होता है, वो बीच में डॉट ये भी नहीं होता है, माइनस भी नहीं होता है। आप हमेशा याद रखेंगे बीच में जो कॉलम होता है, कॉलम की तरह निशान होगा, डॉट होगा ये। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर क्या होगा, मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही ढंग से दर्ज नहीं किया गया है। तो देखिए सही ढंग से आपका डी नंबर दर्ज नहीं किया गया, क्योंकि आपको पता है कि एक्सेल में फार्मूला लगाने से पहले हम लोग इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको इसमें इक्वल टू नहीं है तो ये फार्मूला दर्ज नहीं किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। MS एक्सेल 2016 में किसी फाइल का डिफॉल्ट रूप से डैश एक्सटेंशन के साथ संरचित किया जाता है। तो इसका पूछ रहा है कि MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। ठीक है, MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम आपका डी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, XLSX। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। कौन सा फंक्शन लोन अमाउंट को ब्याज के साथ मानसिक भुगतान की गणना करता है, मानसिक भुगतान की क्या करता है, गणना करता है। देखिए आप मान लीजिए किसी भी बैंक से आपने 2 लाख रुपया लोन लिए है, तो 2 लाख रुपया लिए है तो हमको ये जानना है कि भाई हमने हर महीने कितना EMI भरना पड़ेगा, कितना। ठीक है, तो उसके लिए कौन फार्मूला का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम PMT फार्मूला का उपयोग करते हैं। PMT का मतलब होता है पर मंथ इंस्टॉलमेंट, यानी प्रत्येक महीना का किस्त राशि जानने के लिए PMT फार्मूला का हम लोग उपयोग करते हैं, यानी मानसिक भुगतान के लिए। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट डेटा का स्वरूप बदलकर इसे अधिक प्रेजेंटेबल और आकर्षण बनाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है आकर्षण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो फॉर्मेटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉर्मेटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 34 के आंसर आप क्या होता है, फॉर्मेटिंग होगा। आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल में कोई चीज़ लिखे उसे कलर करके, बोल्ड करके, इटालिक करके, सेंटर करके, साइज को इंक्रीज करके आप फॉर्मेटिंग, उसी को कहते हैं फॉर्मेटिंग करके आप उसको क्या बना सकते हैं, स्वरूप बदल के उसे अधिक प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। आकर्षण देखने वाला, आकर्षण बनाने की प्रक्रिया को हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। इसका आंसर आपका फॉर्मेटिंग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। MS एक्सेल 2016 सीट में एक सेल एड्रेस किससे मिलकर बना होता है। तो देखिए एक सेल जो होता है रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। किससे, रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 के आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, सेल के कॉलम और रो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। चयनित सेल की सामग्री को हटाने के लिए आप कमांड जारी करना होगा, यानी चयनित सेल की सामग्री को हटाने के लिए किस कमांड को आप जारी कर सकते हैं, समझ रहे हैं। यानी सेल में कुछ आप कंटेंट बनाए हैं, लिखे, उसमें फॉर्मेटिंग वगैरह किए हैं, उसमें आपको क्या करना है, सारे फॉर्मेटिंग को हटाना है। तो किस कमांड का यूज करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एडिट में जाते हैं, क्लियर पर क्लिक करके और कंटेंट्स पर क्लिक करेंगे तो आप सारा सामग्री उसमें से क्या होगा, हट जाएगा। देखना है तो यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। जैसे एक्सेल को ओपन किए, इसमें कुछ लिख दिए और इस पे क्लिक करके हमने क्या किया, बोल्ड कर दिए, साइज को बड़ा कर दीजिए, कलर कर दिए, ये सारा चीज़ कर दिए और यहाँ इसको सारा सामग्री को, सारा चीज़ को हटाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एडिटिंग में जाएंगे। क्या जाएंगे, एडिटिंग में। उसके बाद क्लियर में जाएंगे और जैसे क्लियर कंटेंट पे क्लिक करते हैं तो आपका जो उसमें लिखा हुआ है वो कंटेंट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब उसकी जगह पर आप दूसरे टाइप कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है
सामग्री को हटाने के लिए किस कमांड का यूज करेंगे? तो आपका क्वेश्चन नंबर बी 36 का आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। MS एक्सेल 2016 डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट रूप से किस व्यू में खुलता है? तो डिफ़ॉल्ट रूप से आपका प्रिंट लेआउट में खुलता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान एवं आकर्षक तरीके से विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है, तो वो चार्ट के माध्यम से हो सकता है। देखिए, चार्ट के माध्यम से डेटा को क्या होता है, समझने और किसी को समझाने में बहुत आसानी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आपका ए हो जाएगा, चार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल 3 वर्कशीट प्रदान करता है। ठीक है, आपको उनमें से केवल 2 ही आवश्यक है, आप तीसरे को कैसे हटाएंगे? बोल रहा है कि एक्सेल डिफ़ॉल्ट रूप से 3 वर्कशीट को आप प्रदान करता है, लेकिन हमको 3 नहीं चाहिए, 2 ही चाहिए। तो तीसरा वर्कशीट को आप कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तीसरे सीट पे यानी राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, तीसरे सीट को चूज करेंगे, उसका डिलीट ऑप्शन का आएगा, डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 के आंसर आपका ए हो जाएगा। देखना है तो यहाँ से क्या करते हैं, एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। जैसे ओपन किए तो नीचे देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट रूप से आपका 3 सीट खुल के आ रहा है, 1, 2 और 3। तो बोल रहा है 2 को आवश्यकता है, लेकिन तीसरी को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे? तो तीसरे सीट पर क्लिक करेंगे और इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से डिलीट ऑप्शन को चूज करना। जैसे डिलीट करेंगे तो आपका तीसरा सीट क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आपका ए हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे थर्ड सीट पर और चूज डिलीट ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेनू। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप डेटा को एडिट और इंटर करने के लिए आप डैश का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, बोल रहा है कि वर्कशीट में आप सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते तो आप दूसरे कहाँ पर कर सकते हैं? तो दूसरा जो जगह होता है, आप किसी भी सेल में कोई चीज़ लिखते हैं तो कहाँ शो करता है, फार्मूला बार में। अगर मान लीजिए आपको सेल में नहीं एडिट करना है तो आप डायरेक्टली फार्मूला बार में जाके क्या कर सकते हैं, एडिट वगैरह करने का काम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 के आंसर क्या हो जाएगा, फार्मूला बार। चेक करना है तो यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लिए, इसमें जैसे हम कुछ लिख लिए, ठीक है, हमको इसमें एडिटिंग नहीं करना है, तो हमको कहाँ, आप यहाँ से जाके इसको मिटा के आप क्या कर सकते हैं, कुछ और टाइप कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 के आंसर आपका बी हो जाएगा, फार्मूला बार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। MS एक्सेल में फाइल को ओपन, सेव, क्लोज एवं प्रिंट करने की कमांड किस में होती है? तो देखिए, ओपन, सेव, क्लोज और प्रिंट करने की कमांड किस में होती है? तो वो जो होती है आपका फाइल बॉटम में मिलेगा। किस में मिलेगा? फाइल बॉटम में। फाइल बॉटम पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये सारा कमांड मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 के आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस स्पेस कुंजी का संयोजन का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो कंट्रोल के साथ आप स्पेस बटन दबाएंगे ना तो पूरे कॉलम को सिलेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, किसी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, किसी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, किसी हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 42 के आंसर आपका बी हो जाएगा। देखना है तो एक्सेल को क्या करते हैं, यहाँ से ओपन कर लेते हैं और जैसे हम कंट्रोल के साथ स्पेस दबा रहे तो आप देख सकते हैं आपके पूरे एक्सेल को क्या कर लिया, यानी पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। एक्सेल से बाहर निकलने की कमांड होती है, तो एक्सेल से बाहर निकलने के लिए हम लोग एग्जिट का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 के आपका आंसर ए हो जाएगा, एग्जिट। चेक करना तो यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लेते हैं और एग्जिट कहाँ होता है, एग्जिट आपको ऑफिस बटन में जाएंगे और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एग्जिट एक्सेल। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से पूछ रहा है कि आप सेव करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो नो। जैसे ही करेंगे तो आपका क्या कर दिया, वो एक्सेल को क्लोज कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 43 के आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। कौन सा टैब एक्सेल 2007 में नहीं होता है? तो 2007 में आपका रेफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 के आंसर आपका बी हो जाएगा। चेक करना है तो यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, फार्मूला है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है, लेकिन रेफरेंस नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा टैब नहीं है, तो आपका रेफरेंस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। MS एक्सेल में आप डैश मेनू से शॉर्ट चुनकर डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। शॉर्ट चुनकर डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं, यानी कौन से मेनू में जाके
कौन से मेनू में जाके आप सॉर्ट चुन सकते हैं। ठीक है, तो आप डेटा में जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चेक करना है तो यहाँ से एक्सेल को ओपन करेंगे, डेटा में जाएंगे और यहाँ पर देखिए डेटा में जाने के बाद आपका यहाँ पर सॉर्ट लिखा हुआ, आप सॉर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आपका बी हो जाएगा। डेटा मेनू से सॉर्ट चुनकर आप डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर, किस टैब में प्रूफिंग टूल्स होती है। तो आपका प्रूफिंग टूल्स जो होती है रिव्यू बॉटम में होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आपका ए हो जाएगा। रिव्यू टैब में आपको प्रूफिंग टूल्स मिल जाएगी। चेक करना है तो एक्सेल को ओपन करते हैं और यहाँ से रिव्यू में जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रूफिंग लिखा हुआ है। तो कहाँ है, रिव्यू में। तो क्वेश्चन नंबर 46 के आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर, सेल में वर्तमान समय के लिए किस फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो देखिए वर्तमान समय के लिए यहाँ पर समय पूछ रहा है, तो समय के लिए हम लोग नाउ का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर टुडे का फॉर्मूला तो दिन निकालने के लिए करता है, ये दोनों कुछ इसका कोई काम ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होता है आपका इक्वल टू नाउ का फॉर्मूला समय निकालने के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखना है तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्सेल को ओपन करके इक्वल टू नाउ लगाएंगे और यहाँ से ब्रैकेट ऑन और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं डेट और टाइम दोनों निकल रहा है। तो यहाँ पर टाइम पूछ रहा है तो यही होगा इक्वल टू नाउ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर, वह व्यू जिसमें हम बाय डिफॉल्ट कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो एक्सेल के वर्कबुक में और पेज में हम जो काम करते हैं वो कौन सा पेज होता है, तो वो नॉर्मल पेज होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, नॉर्मल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर, वर्कशीट पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन होती है उन्हें डैश कहते हैं, तो उन्हें ग्रेड लाइन कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 49 नंबर सर आपका सी हो जाएगा, ग्रेड लाइन कहते हैं। ठीक है, जो आपका वर्कशीट में आपको कॉलम मिलता है और रो मिलता है उसको हम ग्रेड लाइन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, निम्नलिखित में से किसे एक्सेल स्क्रीन में चालू या बंद नहीं किया जा सकता है। तो एक्सेल स्क्रीन में किसे चालू या बंद नहीं किया जा सकता है, तो इसमें नॉन ऑफ एबव हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर, वर्कबुक में एक नई सीट को जोड़ने वाली कमांड कौन सी होती है। तो एक सीट यानी वर्कबुक में पूछ रहा है एक नई सीट को जोड़ना है किस कमांड्स के माध्यम से, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको इंसर्ट सीट में जाके क्या कर सकते हैं, अपने वर्कबुक में एक नई सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर वर्कबुक नया लेने के लिए नहीं बोल रहा है, यानी वर्कबुक के अंदर में एक वर्कशीट हमको इंसर्ट लेना है नया, तो कहाँ से जाके इंसर्ट सीट में देखना है। तो एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर सीट 3 है, हमको एक नया सीट चाहिए। तो क्या बोले आपको, होम में जाके यहाँ पर इंसर्ट लिखा हुआ है सेल ग्रुप में, इंसर्ट में जाके यहाँ पर इंसर्ट सीट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका एक नया सीट 1 के नाम से आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 51 का, इंसर्ट सीट में जाके। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर, एक्सेल में डेटा को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो एक्सेल में डेटा को टेबल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जब भी हम एक्सेल में लिखते हैं वो टेबल के रूप में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर, एक्सेल में कौन सा फंक्शन सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो वो इक्वल टू सम का फॉर्मूला इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 के आंसर आपका सम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर, एक्सेल में A1 क्या दर्शाता है। तो देखिए ए जो होता है आपको ए लेटर को दर्शाता है और 1 जो होता है आपका रो होता है। ठीक है, तो पंक्ति नंबर 1 और स्तंभ नंबर ए का एक सेल है। ठीक है, तो पंक्ति मतलब क्या होता है, रो होता है, स्तंभ मतलब क्या होता है, कॉलम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 के आंसर आपका ए हो जाएगा, कॉलम ए और रो 1 और कॉलम ए का एक सेल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर, एक्सेल में सेलों की रेंज के औसत की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर फिर पूछा जा रहा है औसत निकालने के लिए, विभाजन कहे औसत कहे। ठीक है, तो ये जो होता है एवरेज फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एवरेज, यानी क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर आपका सी हो जाएगा, एवरेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर, एक साथ कितनी सीट एक एक्सेल वर्कबुक में ऐड किया जा सकता है, कर सकते हैं। तो देखिए एक साथ हम 255 वर्कशीट को क्या कर सकते हैं, वर्कबुक में ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर, सम फंक्शन का उपयोग क्या है। तो सम फंक्शन का उपयोग हम लोग नंबर को जोड़ने के लिए करते हैं। किसके लिए, नंबर को जोड़ने के लिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। एमएस एक्सेल में सेल कंटेंट्स को करेंसी के रूप में प्रारूपित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? देखिए करेंसी के रूप में हम लोग करेंसी विकल्प का रूप में करेंसी ऑप्शन को चूज करेंगे तो वो कंटेंट क्या होगा, करेंसी के रूप में बदल जाएगा। चेक करना है तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्सेल को ओपन करते हैं, इसमें कुछ भी अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। जैसे अमाउंट लिख दिए और इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर जाएंगे, देखिए जनरल ऑप्शन में जाएंगे और जैसे करेंसी पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर डॉलर के रूप में करेंसी के रूप में क्या हुआ, बदल गया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 58 के आंसर आपका करेंसी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। आप एक्सेल वर्कबुक में नई वर्कशीट कैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। यानी एक्सेल वर्कबुक में एक नई वर्कशीट कैसे जोड़ सकते हैं, तो देखिए उसके लिए क्या कर सकते हैं आप उसके लिए वर्कशीट टैब, इसका आंसर सी हो जाएगा। वर्कशीट टैब पर राइट क्लिक करेंगे और इसे इंसर्ट चुनेंगे तो देखिए यहाँ पर आप कंट्रोल एन नहीं दबा सकते, ये वर्कबुक के लिए होता है, नया वर्कबुक लेने के लिए, लेकिन आपको वर्कबुक में नई सीट जोड़ने के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। वर्कशीट टैब पर राइट क्लिक करें और इंसर्ट चुने। चेक करना है तो एक्सेल को यहाँ से क्या करते हैं, ओपन कर लिए और देखिए यहाँ सीट खुला हुआ है। जैसे और सीट चाहिए तो सीट पर राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट ऑप्शन का चूज करेंगे और ओके करेंगे तो आपका एक क्या हो गया, न्यू सीट आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, वर्कशीट टैब पर राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट चुनेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। आप एक्सेल में पेन को कैसे फ्रीज कर सकते हैं? तो पेन को कैसे फ्रीज करेंगे, तो पेन को तो देखिए इसका आंसर आपका सी नंबर होगा। उस सेल पर क्लिक करें जहां आप पेन फ्रीज करना चाहते हैं, ठीक है, और फिर फ्रीज पेन चुने, ठीक है। तो उसका आंसर ये नहीं, क्वेश्चन नंबर 60 के आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा।